नमस्कार। दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं। वक्त है अपना उत्तराखंड का और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और सबसे पहले बड़ी खबर एक ऋषिकेश से आ रही, वो आपको बता दें। कोरोना संक्रमण के चलते कांग्रेस के नगर अध्यक्ष का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर है और दुखद खबर आ रही है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष शिव मोहन मिश्रा का निधन हो गया। शिव मोहन को सांस लेने में दिक्कत थी, जिनके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था और वहीं उनका इलाज चल रहा था, लेकिन शायद संक्रमण ज्यादा था और इसलिए उनको बचाया नहीं जा सका। तो कोरोना संक्रमण की वजह से ऋषिकेश कांग्रेस के नगर अध्यक्ष शिव मोहन मिश्रा का निधन हो गया है। तो सांस लेने में दिक्कत के बाद ऋषिकेश के एम्स में ही शिव मोहन मिश्रा को भर्ती कराया गया था। तो ये दुखद खबर आ रही है और ऋषिकेश के कांग्रेस के नगर अध्यक्ष शिव मोहन मिश्रा का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। तो संक्रमण लगातार कोरोना का फैल रहा है, तो इसीलिए बार बार आप लोगों से बचने की, सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। तो इससे पहले भी कई विधायकों में, मंत्रियों में कोरोना का संक्रमण हुआ और इन सब के बीच दुखद खबर ये कि ऋषिकेश के कांग्रेस नगर अध्यक्ष शिव मोहन मिश्रा का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है, जिसके अलावा उन्हें देहरादून ले जाया जा रहा है। शुक्रवार को इंदिरा हृदयेश की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हल्द्वानी के ही सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब इलाज देहरादून में होगा। नेता प्रतिपक्ष का अब इलाज के लिए देहरादून जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जो सत्र है विधानसभा का, उसको लेकर भी काफी उत्साहित थी। फिलहाल अब वो कोरोना पॉजिटिव आई है। शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हैं। तो शैलेंद्र, पहले सेहत के बारे में जानना चाहेंगे। दूसरा सवाल ये कि सुशीला तिवारी अस्पताल में सारे मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन इंदिरा हृदयेश देहरादून जाएंगी? देखिए, बिल्कुल इंदिरा हृदयेश की तबीयत खराब है और उनको बुखार जो महसूस हो रहा था, 100 से ज्यादा बुखार उनको 3 दिनों से बना हुआ है। जिसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है, उनका एक पारिवारिक निर्णय है कि वो देहरादून जाना चाहती हैं इलाज के लिए। हालांकि जो सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर्स थे वो यहाँ भी उनका इलाज करने के लिए तैयार थे, क्योंकि जो निमोनिया के लक्षण आए थे और उसके बाद फिर देर रात उनकी रिपोर्ट जो कोरोना की है वो भी पॉजिटिव आई है और इसलिए एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको यहाँ से देहरादून भेजा जा रहा है। और एयर एम्बुलेंस देहरादून चल चुकी है और थोड़ी देर बाद यहाँ एयर एम्बुलेंस लैंड करेगी और उसके बाद मुश्किल से 10 से 15 मिनट में यहाँ से नेता प्रतिपक्ष जो है वो देहरादून के लिए रवाना होंगी, जहाँ बताया जा रहा है कि जो निजी हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल, वहां पर उनका इलाज किया जाएगा। वहां की डॉक्टर्स की टीम और वहां का एक पैनल बना दिया गया है पहले ही, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बात की, क्योंकि बड़ा मामला है। प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री के बाद एक तरीके से सीएम के बाद नेता प्रतिपक्ष का कद माना जाता है और राजनीति के लिहाज से भी, कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से भी और प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी इंदिरा हृदयेश का कद काफी बड़ा है। तो इसलिए काफी गंभीरता से लिया जा रहा है सरकार के द्वारा और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने पर्सनली इसमें दखल दिया और खुद जो है यहाँ एयर एम्बुलेंस भेजने का निर्णय लिया गया है। तो थोड़ी देर बाद नेता प्रतिपक्ष को यहाँ से ले जाया जाएगा और मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल उनको लगातार फीवर बना हुआ है, बुधवार से लगातार फीवर बना हुआ है। शुक्रवार को उनको सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उन्होंने ये इच्छा जताई कि वो कहीं अच्छे बेहतर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहती है। तो जिसके बाद ये निर्णय लिया गया उनके बेटे के द्वारा कि वो उन्हें मैक्स हॉस्पिटल देहरादून ले जाएंगे और वहाँ इलाज। बिल्कुल। और शैलेंद्र, उम्र का तकाजा भी ऐसा है कि रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहेगा। तो लगभग 79 साल की हैं, तो ऐसे में अब एयर एम्बुलेंस आप बता रहे देहरादून से चल चुकी है, कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। और वहीं कांग्रेस के विधायक हरीश धामी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देहरादून के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। धारचूला से कांग्रेस के विधायक हैं हरीश धामी। तो एक और विधायक जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं और उनका इलाज भी देहरादून के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। तो इधर इंदिरा हृदयेश भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, तो अब एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको भी हल्द्वानी से देहरादून ले जाया जा रहा है। तो उनकी ही पार्टी के विधायक हरीश धामी भी कोरोना संक्रमित आए हैं और उनका भी देहरादून के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो धारचूला से विधायक हैं हरीश धामी। तो एक के बाद एक विधायक कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, नेता प्रतिपक्ष खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। इन सबके बीच 23 सितंबर से विधानसभा का एक दिन का मानसून सत्र होना है और सत्र से पहले अब सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। 21 और 22 सितंबर को विधायक हॉस्टल में कोरोना का टेस्ट होगा। विधायकों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि नेता प्रतिपक्ष अब सत्र में शामिल नहीं होंगी और हरीश धामी भी अब कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। तो ऐसे में किस तरह से बात रखी जाएगी? हालांकि एक ही दिन का सत्र है। तो विधानसभा में कांग्रेस के कुल 11 विधायक हैं और 2 विधायकों की तबीयत खराब होने के बाद अब केवल 9 विधायक ही सदन में उपस्थित रहेंगे।
तो रफ्तार आप समझिए इससे, वो लोग जो बहुत सुरक्षित तरीके से रहते हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। और कल के दिन 868 नए मामले सामने आए थे। तो इस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 38,000 के पार पहुंच गया है। और इस वक्त अगर केवल एक्टिव केसेस की हम बात करें, यानी कि वो मरीज जो अभी भी इलाज करा रहे हैं, तो 11,200 के पार हैं। और पिछले 24 घंटे में 4 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है। और मौत का आंकड़ा भी 500 के करीब पहुंचता जा रहा है। 464 मौत का आंकड़ा कोरोना के चलते राज्य में हो गया है। तो इसलिए आप लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि बहुत गंभीर अवस्था में पहुंच चुका है। तो इसलिए ख्याल रखिए अपना। तो फिलहाल कल के दिन 868 नए मामले सामने आए थे। वहीं पौड़ी जिले का दुगड्डा एक बार फिर से कोरोना की चपेट में है और 4 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सतपुली में भी कोरोना के चलते 3 दिन के लिए बाजार बंद है। पहाड़ों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों में डर है। दुगड्डा और सतपुली बाजार गांव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, तो इसकी वजह से यहाँ भीड़ भी बहुत रहती है। तो एहतियातन यहाँ बाजार को सील करके सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। बढ़ाया जा रहा है और अधिक से अधिक सैंपलिंग पे हमारा विशेष फोकस है। साथ ही जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और मजबूत करते हुए और चिन्हीकरण किया जा रहा है। साथ ही जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहाँ पर सर्विलांस को मजबूत किया जा रहा है। इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम भी अपनी तरफ से चल रहे हैं। तो राजधानी में सबसे ज्यादा मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल अब नगर निगम शनिवार और रविवार को शहर को सैनिटाइज करेगा। भले ही बंदी को लेकर व्यापारी यहां पर 2 अलग अलग सुर में सुनाई दे रहे हों, लेकिन नगर निगम का कहना है कि जिन इलाकों में दुकानें बंद मिलेंगी वहां सैनिटाइजेशन का काम होगा और जहां खुली होंगी तो वहां रात को सैनिटाइज किया जाएगा। मेरे पास व्यापारी मंडल के प्रतिनिधि मंडल आया था और उन्होंने कहा था कि हम बाजार बंद कर रहे हैं, निगम इसको सैनिटाइज करे। लेकिन व्यापारियों में भी आपस में मतभेद हैं। कुछ व्यापारी कह रहे हैं हम खोलेंगे, कुछ कह रहे हैं हम बंद करेंगे। लेकिन नगर निगम ने अपना काम प्रारंभ कर दिया। हमने सुबह 8:30 बजे से घंटाघर से हमने चारों दिशाओं में जो है गाड़ियां भेजी हैं और सैनिटाइज का काम हमने 8:30 बजे से प्रारंभ कर दिया है। अगर बाज़ार बंद रहेगा तो पूरे शहर को करेंगे, अगर बाज़ार बंद नहीं होगा तो हम उसको बंद करके और रात को उसको अभियान चलाएंगे। और जो बाकी कल जो साप्ताहिक बंदी कल है रविवार को, बाकी जो बचा हुआ काम है उसको कल हम सैनिटाइज करेंगे। तो शनिवार और रविवार को बाजार बंदी पर व्यापारियों में 2 अलग अलग फाड़े, उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। तो पलटन बाजार में आधी दुकानें बंद हैं तो आधी खुली हैं। यहाँ व्यापार मंडल द्वारा लिए गए फैसले का असर देखने को मिल रहा है। तो ज्वेलरी और गारमेंट की जो दुकानें हैं वो बंद हैं। व्यापारी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से बात की गई थी, लेकिन एक राय नहीं बनने की वजह से कई व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया कि जो है बंद करवाने के लिए। उसकी वजह से कंफ्यूजन की स्थिति है ग्राहकों में भी और दुकानदारों में भी। इसलिए जिससे जो आधे लोग खोल रहे हैं, आधे लोग नहीं खोल रहे हैं। सर्राफ और कपड़े की दुकानें ज़्यादातर बंद हैं, बाकी दुकानें अधिकतर खुली हुई हैं। 3 शनिवार रविवार को दून व्यापार मंडल की तरफ से जो फैसला लिया जा रहा था कि दुकानों को बंद रखा जाए, उसमें 2 फाड़ पहले ही हो गए थे और आज उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ये डिसाइड हुआ था कि कपड़े की दुकानें, सराफ की दुकानें बंद रहेंगी, बाकी दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन उसमें भी 2 फाड़ यहाँ पर कई लोगों के देखने को मिले हैं। कई दुकानें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंद है और कई दुकानों को यहाँ पर खोला गया है। 12 बजे के तकरीबन की ये तस्वीरें जो है वो बाज़ार में देखने को मिली, जब आधी से ज़्यादा दुकानें नहीं खुल रही है। पलटन बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद और पूरे पलटन बाज़ार में इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जब 2 फाड़ व्यापारियों में भी यहाँ पर हो गए। जिसको लगा उसको अपनी दुकान खोलनी चाहिए उसने खोली हुई है, और जिसका मन नहीं था कि उसको दुकान नहीं खोलनी है उसने अपनी दुकानें यहाँ नहीं खोली हुई है। यानी कि कुल मिलाकर व्यापारियों में भी 2 फाड़ 2 गुज बने हुए हैं। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सुकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। तो राज्य में बेतहाशा मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर ये फैसला हुआ था, हालांकि अमल में नहीं आया कि जो बॉर्डर एरिया है उत्तराखंड के, वहां लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। लेकिन फिलहाल अब मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई भी शख्स जो 3 या 4 दिन के लिए राज्य में आ रहा है, बॉर्डर पर उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसे लोगों से कोई पूछताछ नहीं होगी, यानी कम समय के लिए अगर कोई राज्य में आ रहा है तो उसके लिए बड़ी राहत है, उसको टेस्ट कराने की कोई जरूरत फिलहाल नहीं है। जो लोग 3-4 दिन के लिए आ रहे हैं उसके लिए कोविड टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, और इसलिए उसको सरल बनाना चाहिए, क्योंकि बीच में काफ़ी यहाँ पर संक्रमित पेशेंट्स की संख्या मिलने लग गई थी। जनता का भी दबाव है
सरकार के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कि उसको हमको नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर आना चाहते हैं वो आए, उनका स्वागत है। चलिए, और कोरोना काल में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं भी आज से शुरू हो गई। वहीं डिप्लोमा कोर्सेज की परीक्षाओं को अभी आज से शुरू कर दिया गया, जिसमें 41,000 से ज्यादा छात्र हिस्सा ले रहे हैं। तो इस दौरान जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है। तो ऐसे ही एग्जाम में सीटें काफी दूर दूर होती, लेकिन इस बार दूरी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो 134 सेंटर बनाए गए हैं। तो 10 अक्टूबर तक 3 अलग अलग पालियों में 1-1 घंटे की परीक्षाएं होंगी। पहली बार ऑफलाइन परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्रों से छात्र काफी खुश हैं कि परीक्षा रविवार को भी जारी रहेगी। पैटर्न थोड़ा चेंज था पर ठीक ठाक था सर। जैसे 1 घंटा का टाइम था, हमने उससे पहले ही समाप्त कर दिया पेपर, और पेपर भी सर ठीक हुआ। कॉलेज गेट के अंदर सेफ्टी थी, लेकिन कॉलेज गेट के बाहर वहाँ पे बहुत सारी भीड़ एक साथ इकट्ठा हुई थी। उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया है कि बाहर पे भीड़ नहीं होनी चाहिए। एक व्यवस्था हमने बनाई है कि जो बच्चे छूट जाएंगे इस परीक्षा को देने के कोविड-19 के कारण या दूसरे स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, तो उनके लिए हमने आगे परीक्षा कराने की व्यवस्था रखी है, तय किया गया है। तो वाकई में बड़ी चुनौती, एक तरफ जिंदगी, दूसरी तरफ भविष्य। तो ऐसे में देहरादून के डीएवी, डीबीएस, एमकेपी समेत कई कॉलेजों में एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन इसका विरोध पहले किया जा रहा था। लेकिन अब बच्चे भी समझ रहे हैं कि भविष्य को देखते हुए एग्जाम भी जरूरी है। तो जो एग्जाम देने चाहते थे वो पहुंचे, और जो एग्जाम देना नहीं चाह रहे हैं, एग्जाम सेंटर में हर क्लासरूम में 15 से ज्यादा बच्चों को नहीं बिठाया गया है। साथ ही 1 घंटे पहले बुलाकर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, और अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा आता है तो उसको अलग कमरे में बिठाकर वहां उसके एग्जाम की व्यवस्था की गई है। और इस दौरान आपको बोतल, मास्क खुद का अपना ही घर से लाना होगा। नहीं, मेरे पर्सपेक्टिव से तो एग्ज़ाम होने चाहिए। अब वो हमारे ऊपर है कि हम क्या प्रिकॉशंस लेके करते हैं सब कुछ, और कॉलेज के ऊपर है। नहीं, मुझको ठीक लग रहा है, क्योंकि पहले बहुत स्टूडेंट्स जैसे हम लोग देते थे, अब तो काफ़ी कम है यहाँ पे। सर्कल हमने बनाए हैं डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, वहीं पर उनका थर्मल स्कैनिंग हो रही है, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन वहाँ हो रहा है। उसके बाद वो आ रहे हैं, तो जो हमारे रूम्स की कैपेसिटी थी उसमें हमने जस्ट हाफ सीटिंग अरेंजमेंट किया है। हमने वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश की है, और उसी के साथ साथ जैसे ही हर शिफ्ट होती है तो उसके बाद इमीडिएटली पूरे कमरों को जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है उसके सॉल्यूशन से सैनिटाइज कराया जा रहा है हर एग्जाम के बाद। जितना जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आज से शुरू हो गए हैं, और बच्चे यहाँ पर जो विरोध कर रहे थे कि फाइनल ईयर्स के एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए बच्चे एग्जाम्स देने के लिए आए हुए हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर खास ख्याल रखा जा रहा है। टेम्परेचर्स यहाँ पर बच्चों के नापे जा रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे का 100 से ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसके लिए अलग से एक रूम में व्यवस्था की गई है एग्जाम्स करवाने को लेकर। साथ ही साथ इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि सभी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस एग्ज़ाम्स को करवाया जा सके। एक रूम में 15 से ज़्यादा बच्चों को बैठना अलाउड नहीं है, और यहाँ पर हर एक बच्चे की ये देखा जा रहा है, चेकिंग की जा रही है कि वो एग्ज़ाम्स को ठीक तरीके से दे सके। कैमरा पर्सन अनुरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं रुड़की के ग्रामीण इलाकों में कोल्हू संचालक लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोल्हू संचालक चीनी और पुराने गुड़ में नया गुड़ तैयार करके उसे मंडी पहुंचा रहे हैं। तो ये सीधे सीधे हम लोगों की सेहत से खिलवाड़ है, और इस ओर संबंधित विभाग भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, ये आप हमारे संज्ञान में ला रहे हैं। इस संबंध में जो संबंधित अधिकारी हैं और कृषि अधिकारी के साथ में मिलकर के ब्लॉक लेवल पे इस प्रयास को किया जाएगा कि इस प्रकार की गतिविधियां ना हो, और संबंधित जो हमारे स्पॉट्स हैं जहां पर कि चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा है गुड़ बनाने में, उसमें सामान को जब्त कर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द ही।